कहानी पूरा अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज फिर वो दिखी। मैं खिड़की के पास खड़ा था और वो नीचे खड़ी मुझे मुंह चिढ़ा रही थी। न जाने उसे कौन सी खुशी मिलती थी मुझे इस तरह परेशान करने में। राव साहब, इस बार भी आप हमसे जीत नहीं पाओगे, वो नीचे से ही चिल्लाए। उस पगली को अब कौन बताए कि मैं कभी उससे जीतना ही नहीं चाहता, हमेशा हारना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे दिल हार गया। तुमसे कितना बड़ा है वो, आदर से बात किया करो, उसकी माँ ने हमेशा की तरह डांटा था। राव साहब जी, अब ठीक है, वो खिलखिला कर हंस पड़ी थी। उसकी माँ उसे मारने को आगे बढ़ी, उससे पहले ही वह गिलहरी की तरह फुदकती वहां से भाग गई थी। मैं 33 साल का हूँ और वो शायद 20। समाज और उसकी माँ के हिसाब से मैं उससे बहुत बड़ा था, पर मजाल है उसने आज तक किसी की सुनी हो। मुझसे ऐसे बात करती थी मानो मैं उससे छोटा या फिर हम उम्र था। मस्तमौला, खुशमिजाज, नटखट सी थी वो। मुझे आज भी याद है जब 2 साल पहले मैं उससे पहली बार मिला था। तकरीबन 18 साल की होगी वो। कहीं से दौड़ते हुए आ रही थी और आकर सीधे मुझसे टकरा गई थी। सिर्फ फैशन के लिए चश्मा लगाया है क्या, दिखता नहीं है? वो भड़क उठी थी मुझ पर, जबकि गलती इसमें पूरी तरह से उसकी ही थी। मैं उस वक्त उसकी जबरदस्ती देखकर बस मुस्कुरा कर रह गया था। वो मुझे घूरते हुए चली गई थी। मुझे क्या पता था कि उस तूफान मेल का घर ठीक उस घर के सामने होगा जहां मैं किराए पर रहने वाला था। कब कभी चाय या खाना देने के लिए घर के दरवाजे के साथ साथ मेरे दिल के दरवाजे को भी खोलकर अंदर आ गई, पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं था कि आज से पहले मैं कभी लड़कियों से नहीं मिला था, लेकिन दिल के जिस कोने को उसने छुआ था वहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। वो बेझिझक मेरे कमरे में आ जाया करती थी। कभी किचन में चाय बना देती थी, कभी धुले हुए कपड़े छत पर फैला देती, कभी खाना बनाने में मदद कर देती। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए अच्छी सी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। मैं फोन स्पीकर किए माँ से बात करते हुए काम भी कर रहा था और न जाने कहाँ से वो ठपक पड़ी थी। माँ मुझसे लगातार शादी के लिए बोल रही हैं और मैं उन्हें टालता रहता था। मैंने फोन रखा, उसके तुरंत बाद ही उसने मुझसे पूछ लिया, आपको कैसी लड़की चाहिए? उसके इस सवाल पर मैं कुछ पल उसे ही देखता रहा। वो मेरे चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? आज कॉलेज बंद है तो जाओ घर के ही काम करो। आपको इतना बुरा लग रहा है मेरा यहाँ आना? ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। वो मुझसे रूठती हुई वहां से जाने लगी। मेरा मन कर रहा था कि उसका हाथ पकड़कर रोक लूं, लेकिन कर नहीं पाया। पूरे 1000 का खर्चा करा के मानी थी वो, और उसका मूड तब जाकर सही हुआ था। कुछ दिनों के लिए मैं कॉलेज के काम से बाहर गया था। मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे आते ही वो दौड़ कर आए। मुझे कुछ बताना है आपको। वो शर्मा रही थी। ये चाइल्डिश बिहेव क्यों कर रही हो? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मेरा दिल धक से हो गया। मेरी सगाई हो गई। उसने जैसे ही कहा वैसे ही लगा जैसे मैं नंगी पीठ लिए मैदान में खड़ा हूं और ओले वाली बारिश मेरे शरीर पर पड़ रही है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही किसी ने उसे आवाज दी और वो चली गए। मैं कुछ पल खड़ा शून्य में ताकता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस नंबर पर कॉल करिए ना, वो मेरे सामने एक पर्ची बढ़ाते हुए बोली जिस पर 10 अंक का नंबर लिखा था। मैं अभी वैसे ही खड़ा था। वो शायद यही पर्ची लेने गई थी। किसका है? मैंने अपने आप को संभालते हुए पूछा। इनका, वो शमते हुए बोली। कौन इनका? वीर जी का। मैं बस उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ। घर के फोन से लगा नहीं सकती, पकड़ में आ जाऊंगी। मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाया। मैंने फोन उसकी ओर बढ़ा दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर में वो बात करके मेरा फोन पकड़ा गई थी। मैं स्क्रीन पर उस नंबर को न जाने कब तक चूरता रहा। मेरा मन किया कि फोन करके इस इंसान को बोल दूं कि मैं रति से प्यार करता हूं, इसलिए वो मना कर दे, इस शादी दे, लेकिन बोल नहीं पाया। जब उसे बात करना होता वो मेरे पास आ जाती और रिंग जाते ही धीरे से सबसे पीछे वाले कमरे में चली जाती थी। वीर जी बहुत अच्छे हैं। वो वीर पुराण लेकर बैठ गई थी जिसमें मैं बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था। मैं उसकी बात सुनकर बस हाँ हूं करता था। वीर वाकई बहुत अच्छा लड़का था। मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी कभी, लेकिन जिस सलीके से वो रति से बात करता था उससे यही लगता था कि वो उसे कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दिल का क्या करूं, जो अब भी आस लगाए बैठा था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। मुझे उस पर गुस्सा आता कि क्यों उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मेरा प्यार उसे नहीं दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो गलती उसकी नहीं है, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उसे इतना चाहता हूँ। मैंने सब वैसे ही चलने दिया जैसा चल रहा था। हाँ, अब उससे थोड़ी दूरी बना ली थी। शादी है मेरी। मम्मी कार्ड देने आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि आपको तो मैं ही दूंगी, जरूर से आइएगा, ये नहीं कि कॉलेज की किसी मीटिंग में चले जाए।
कुछ दिनों से उसने आना कम कर दिया था। आज बहुत दिन बाद आई थी। मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे पता था कि ये दिन भी आना ही है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उस कागज के टुकड़े को हाथ में लेने की। मैं सीधे किचन की ओर बढ़ गया। वही टेबल पर रख दो। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता था उसके सामने। आप कहाँ चल दिए? इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तो मुंह तो मीठा कर लो। वो अभी मिठाई खा ही रही थी तभी उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। उसने बची हुई मिठाई प्लेट में रख दी और बोली, जरूर आइएगा। फिर छत से दौड़कर चली गई। मैंने उस मिठाई के टुकड़े को देखा और न जाने कब मुंह में डाल लिया। मैं आखिर तक इंतजार करता रहा कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो मेरी हो जाए, लेकिन जिंदगी फिल्मी दुनिया से काफी अलग होती है। यहाँ हर बार हीरो को उसका प्यार मिले ये जरूरी नहीं है। वो उसके साथ खुश थी और उसे खुश देखकर मैं भी खुश था, लेकिन उसकी शादी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। आज मैं उसी खिड़की के पास खड़ा उसके घर की ओर देख रहा था। इस बार नहीं वो मुझे मुंह चिढ़ाते हुए मिली और नहीं हाथ हिलाते हुए। वो अपने माँ के गले लगी रो रही थी। ये शायद आखिरी बार था जो मैं उसे इस तरह देख रहा था। वो जा रही थी मुझसे दूर, बहुत दूर। उसकी मांग में सिंदूर सजाने वाले का रिश्ता अब मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन मैं अपने इस अनजाने रिश्ते को किसी भी हाल में कलंकित नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना मुंह फेर लिया। शाम पूरी तरह से गुलाबी थी और साथ ही मेरे फोन में बजता गाना उसे और गुलाबी बना रहा था। तुम न हुए मेरे तो क्या मैं तुम्हारा तुम्हारा रहा।